सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल सबके। सभी बच्चे एकदम फिट और फाइन होंगे। आई होप कि हम आज आपकी फर्स्ट क्लास जो है बच्चे वो लेकर आए हैं। जैसे कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं आज, जो हमारा बैच बच्चे स्टार्ट होने वाला है, जिन बच्चे भी जो भी बच्चे इस बैच के अंदर एनरोल हुए हैं, ये उनके लिए भी एक लेक्चर रहेगा और बाकी उन बच्चों के लिए भी रहेगा जो बच्चे इसको एज ए डेमो क्लास देखने आए हैं कि सर पढ़ाते कैसा है, या फिर जो बाकी हमारी फैकल्टीज हैं वो पढ़ाती कैसी हैं। ठीक है, सो आज हम हमारी फर्स्ट क्लास ये काइंड ऑफ इसके अंदर हम कुछ पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में जो सिलेबस बनाया गया है जेके बोस के द्वारा वो सिलेबस कैसा है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं सर जो एक्चुअली में हमको पढ़नी है और क्या चीजें हमें छोड़नी है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपको दिख रहा होगा कि हाँ इस बार क्या 15% रिलैक्सेशन वाला जो हमें पिछली बार पॉलिसी मिली थी क्या वो इस बार मिलेगी सर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ में साइंस के बारे में जो है मैं आपको, मेरे को सभी बच्चे यहाँ पर जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। माय नेम इज पुनीत सिंह, मैं आपको यहाँ पर साइंस पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और साइंस का मैं आज आपके लिए सिलेबस लेकर आया हूँ, आज इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। फिर उसके बाद बाकी वाली क्लासेस भी आपके साथ यहाँ पर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज जो है वो हम क्लास 10th की जेके बोस का सिलेबस जो है बच्चे वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप सबको पता है कि ये जो बैच है हमारा ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो 2 अप्रैल से बच्चे जो है जो भी जुड़ने वाले हैं उनकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, अभी सर टाइम टेबल जो है वो शेयर नहीं किए गए हैं सर के, मतलब हमारे द्वारा, टीम के द्वारा। तो आपको टाइम टेबल जल्दी मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो इसको लेट देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो इसका मतलब उनको टाइम टेबल मिल गया होगा और क्लासेस के अंदर जो क्लासेस हैं, जो बैच के अंदर क्लासेस हैं, वो वहां पर ऑलरेडी उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिख भी रही होंगी। ठीक है, और देखते हैं कैसे स्टार्ट होगा, क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चे, सो 2 अप्रैल को ये बैच जो है बच्चे वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं कि सर एक्चुअली में क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है। सबसे पहले ये आपके लिए एक वेलकम नोट है, काइंड ऑफ वेलकम नोट है, बिकॉज बच्चे अब आप लोग आ गए हैं क्लास 10th के अंदर। ठीक है, अब आपका पहली बार आप बोर्ड्स देने जाएंगे और ये वाली क्लास जो है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपको सिर्फ अपने स्टैटिक नोट्स के ऊपर फिक्स नहीं रहना है कि सर जो हमारे स्कूल में पढ़ाया गया है या फिर जो भी किताब में है सिर्फ वही हम रट्टा मार के चले जाएं, या फिर हमारे को सर जो स्कूल में टीचर्स होते हैं या कोई भी अनदर टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सर हमें ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा देते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाना इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे, आप बच्चे काम करना, यूट्यूब पे जाना और वहां पर वीडियोस को देखना, और वहां पर आपके सीनियर्स ने, जो आपकी क्लास यहाँ से 10th क्लास पास आउट हो गई है, उन्होंने क्या रिव्यूज दिए हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं, कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है, वो उनको आपको पता चल जाएगा। वो क्वेश्चन तो मैं भी आपको दे दूंगा, पर यहां पर प्रॉब्लम यह है कि सर उन चीजों से, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके फुल नंबर कभी नहीं आ सकते, आप टॉपर नहीं बन सकते। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो बैच का नाम हमने रखा है बच्चे वो है मंजिल। ठीक है, बैच का नाम रखा है हमने बच्चे मंजिल 1.0। ठीक है, अब मंजिल का मतलब ही क्या होता है कि भाई हमको अपनी वो मंजिल जो है वो हमको पकड़नी है कि क्या होगा सर, वो हमारी मंजिल है क्या। वो हमारी मंजिल ये होनी चाहिए बच्चे कि हम 100 आउट ऑफ 100 हर एक सब्जेक्ट के अंदर कवर कर पाए। ठीक है, उस तरह से पूरी स्ट्रेटेजाइज्ड जो आपकी स्टडी होगी वो सारी की सारी हम इसके अंदर कवर करेंगे। इस बैच के अंदर जो भी बच्चे इसके अंदर एनरोल करते हैं उनको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कि उनको किस तरह से किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो होती है, जेके बोर्ड की एनसीईआरटी जो भी होती है, वो सारी की सारी यहाँ पर समझाई जाएगी। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कराए जाएंगे एंड आपके पीवाईक्यूज यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। हर एक चीज की आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर वही है, मैंने आपको बताया वेलकम नोट है एक, तो क्या है आप इसको पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है। और तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सिलेबस। तो आप इसको देख सकते हो बच्चे, जो आपका साइंस का पेपर होता है वो आपका साइंस का पेपर 80 मार्क्स का बनता है, जो कि एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब कि सर जो हम बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे, उस एग्जाम देते समय हमें जो नंबर मिलने वाले हैं उस बोर्ड का एग्जाम देने के बाद, वो होता है एक्सटर्नल पेपर। ठीक है, और दैट इज कॉल्ड 80 मार्क्स। कितने कितने वो नंबर कैरी करता है बच्चे, वो 80 मार्क्स कैरी करता है। यहां पर देखो लिखा भी हुआ है थ्योरी मार्क्स। सर ये थ्योरी बोल रहा है तो इसका मतलब सर इसके साथ में कुछ क्या प्रैक्टिकल भी होता है क्या, इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल भी होता है? बिल्कुल बच्चे, इसको प्रैक्टिकल मान लो, चाहे 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 इसको आप इंटरनल पेपर मान लो। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट मान लो, एनीथिंग काइंड ऑफ। ठीक है, आप इसको कुछ भी इन दोनों में से मान सकते हैं। बात समझ आ गई? पेपर आपका जो स्कूल में होएगा वो 3 घंटे का होएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूं।
स्कूल में भी आपके होंगे, जो आपके टर्म 1 के पेपर होंगे या फिर टर्म 2 के पेपर जो स्कूल में होंगे, आपके एग्जाम्स होंगे, वो भी आपके 80 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, तो ये मैं देखो, अब बात हुई है कि सर अभी हम कहाँ पेपर देने चल पड़े हैं, अभी तो हमारा पेपर शुरू ही नहीं हुए हैं, अभी तो सिर्फ पढ़ाई शुरू हुई है। पर बच्चे टारगेट यही है, टारगेट यही है, हमें इसी पे फोकस करना है और इसी तरीके से चलना है कि जो हमें वहां पर काम आएगा। ठीक है ना? ओके, तो इंटरनल असेसमेंट मतलब सीधी सी बात है भाई, ये नंबर आपके टीचर्स के हाथ में है, स्कूल टीचर्स के हाथ में ये आपके नंबर होते हैं। ठीक है, आपको बस करना क्या है, देखो ये आपकी इंटरनल जो चीजें आप होती हैं, जैसे स्कूल के प्रेजेंट हो गई, स्कूल में जो आपके स्कूल में जो मार्क्स मिल रहे हैं उनके ऊपर ये बेसिस करते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। और स्कूल के टीचर्स जो आपके प्रैक्टिकल्स वहां पे बनवाएंगे, करवाएंगे, वो सारे मार्क्स इसी में से वो देंगे। ये 20 नंबर जो है वो टीचर के हाथ में होते हैं। अगर बच्चे का बिहेवियर अच्छा है टीचर के सामने, तो आप मान के चलो कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने अच्छे बच्चों को 20 आउट ऑफ 20 दे देते हैं। ठीक है, पर मिनिमम अगर मैं बोलूं कि सर मिनिमम कितने मिलते होंगे अगर हम बड़ा बुरा हाल करें स्कूल में जाकर, तो वो तुम 10 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर भी तुम 10 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। जीरो, इसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि स्कूल वाले टीचर जो हैं वो बच्चे को 0 मार्क्स तभी देंगे अगर बच्चा कभी स्कूल में प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पर होगा क्या बच्चे, आपको जो फिजिक्स है, साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आप बड़ी क्लासेस में हो, आपको पता है, 9th में भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ के आए हो। तो फिजिक्स जो है वो बच्चे आपकी 26 मार्क्स की साल आने वाली है। ठीक है, एंड केमिस्ट्री भी 26 मार्क्स की, एंड बायोलॉजी जो है वो थोड़े से ज्यादा नंबर कैरी करती है, वो 28 मार्क्स की हो जाएगी। एंड यहां पर हम वही चीजें डिस्कस करेंगे। देखो क्या होगा ना, ये सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट्स का पैटर्न मैं बता रहा हूं क्या होगा। देखो ये 3 जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, वो लॉन्ग आंसर टाइप बनेंगे। हर एक सेक्शन में से 3 लॉन्ग आंसर बनेंगे। ठीक है, जो कि लॉन्ग आंसर कितने नंबर कैरी करेगा बच्चे, एक लॉन्ग नंबर 5 मार्क्स का। ठीक है, एक लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का होगा, 3 होंगे तो 15 नंबर यहीं से होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 9 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनेंगे आपको, और उसके अंदर बच्चे इंटरनल चॉइस भी होती है। ठीक है, चलो यहां पर भी इंटरनल चॉइस होती है, वहां पर भी होती है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का अगर एक क्वेश्चन होता है, 3 9 27 इसके नंबर हो गए। फिर उसके बाद 10 जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अब 2 नंबर का अगर एक क्वेश्चन होता है तो इसका मतलब 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 मार्क्स यहां पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद 18 आपके एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है बच्चे, 18 आपके एमसीक्यूज आते हैं, और हर एक एमसीक्यू जो होता है वो 1 मार्क्स कैरी करता है। अब इसी एमसीक्यूज के अंदर आपको असर्शन रीजन भी आता है, वो यहां पर हमने मेंशन नहीं किया हुआ, पर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे हर एक क्वेश्चन की, जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के बाद में आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ एमसीक्यूज या असर्शन रीजन लेकर आऊंगा, जो आपको हेल्प करेगा कि सर इनके आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं या कैसे किए जाते हैं। इनको बोलते हैं असर्शन रीजंस। ये भी आपको आते हैं, ये आपको 4 या 3 जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पूछे जाते, पर होता 1 मार्क्स ये भी। ठीक है, टोटल मार्क्स जो मैंने आपको बता दिए तीनों सेक्शन के, वो 80 होंगे। क्लियर है? चलो भाई, अब आगे बात कर लेते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे लाइट जो चैप्टर है बच्चे, लाइट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर लाइट, बहुत खूबसूरत चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। ये सबसे लेंथी चैप्टर भी है फिजिक्स का, पर सबसे इजी चैप्टर भी है ये फिजिक्स का। इसमें से आपको न्यूमेरिकल्स बनते हैं कंपलसरी, इसमें से एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा आपको। ठीक है, बात मान लो मेरी अभी से। ठीक है, 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। खुद सोचो कितनी ज्यादा वेटेज रख रहा है ये। ठीक है, इसके अंदर हमने मिरर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है बच्चे, मिरर्स के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद हमने इसके अंदर लेंस के बारे में पढ़ना है थोड़ा। ठीक है, मतलब ये दोनों काम क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्शन करते हैं। ठीक है ना? ओके, रिफ्लेक्शन भी करते हैं सर ये, और ये रिफ्रैक्शन भी करते हैं सर। ओके, बात समझ आ गई है सर हमको, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये करते हैं। तो हमें एक्चुअली में इसी के बारे में पढ़ना है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चे, और रिफ्लेक्शन के अंदर क्या क्या आता है, कुछ लॉज होते हैं जो हम क्लासेस के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कोई चिंता करने वाली बात उसके अंदर नहीं होगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो भी हम सब इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और लेंसेज क्या है, इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, क्या लेंस फॉर्मूला है, क्या मैग्निफिकेशन होता है, सब पढ़ेंगे। चिंता नहीं करनी है, हर एक, मतलब इसके अंदर आपको सुई से लेकर जहाज तक की चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो भी आपके एग्जाम में मैंडेटरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया बच्चे ह्यूमन आई, जो कि सिर्फ 5 नंबर कैरी करता है। ठीक है, 5 नंबर कैरी करता है। इसके अंदर हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली में ह्यूमन आई की पावर क्या होती है, कितना दूर तक हम देख सकते हैं,
कितना कम तक हम देख सकते हो। साइंस सब्जेक्ट है ना, मजेदार सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम चीजों को किस तरह से पढ़ते हैं, हम इसके अंदर चीजों को लर्न करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम इसके अंदर चीजों को सीखने के लिए पढ़ते हैं। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, अगर आपने साइंस यहां पर पढ़ी है तो आपको एक बार भी क्लास 11-12 में संकोच नहीं होगा कि मैं साइंस लूं या नहीं लूं, ठीक है। पर उसके लिए आपको बेस उस तरह से बनाना पड़ेगा, पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, सब सेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई सबको। एंड नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर हमने ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। ग्लास प्रिज्म क्या होता है? रिफ्रैक्शन, जो कि हम यहां पढ़ के आए हैं वही यहां पर आ जाएगा। रिफ्रैक्शन हो गया। डिप्रेशन क्या चीज होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कलर ऑफ सन, मतलब कलर ऑफ सनराइज सनसेट कैसे होता है, डिले कैसे होता है, वो ठीक है। वो सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहां पे सिर्फ आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एक्चुअली में सिलेबस क्या है, ठीक है, और कितना, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स कैरी करता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ गया बच्चा आपका इलेक्ट्रिसिटी का। फिर से मैं कहता हूं आपको कि इसमें से भी न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है ना, इसमें से भी एक न्यूमेरिकल आपको बनता हुआ दिखेगा। तो टेंशन नहीं लेनी है कि सर कैसे होगा, सब होगा, सब होगा, करते जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, डायरेक्ट उसी में से क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, करंट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के लिए ये सब चीजें नहीं है, इन्होंने कभी नहीं पढ़ी हुई है, पर फिर भी मैं आपको यही बताऊंगा कि ये बहुत बहुत ज्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपको पता चल गया 6 नंबर का ये। और मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट 7 नंबर ये कैरी करता है। इसको मैं ये बोलूंगा कि ये चैप्टर आपका लाइट के बाद सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो कैरी करेगा। पर इस चैप्टर में उतना कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। लाइक तुम खुद सोचो, अगर मैं यहां पर भी आपको दिखाऊं ना, ये जो जितनी चीजें लिखी हुई हैं, इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं और ये 7 नंबर देके जाएंगे फ्री में, सच बता रहा हूं, इतना ईजी है ये, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको देखो, इसमें मैं आपको हर एक चीज डिस्कस करके अभी बता नहीं सकता। कारण ये है कि ये चीजें आपके लिए बहुत बहुत नई है, ये पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी आपने, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये चैप्टर आपके लिए नया है बिल्कुल। ओके, फाइन 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 फाइन, ये हो गए हमारी क्या, फिजिक्स हमारी यहाँ पे कवर हो गई। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री इज सेक्शन 2। एंड केमिस्ट्री सेक्शन 2 के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के अंदर हमारे जो मार्क्स हैं बच्चे, वो 6 मार्क्स वो हमको देगा। मैं आपको सिर्फ यही चीज कहूंगा कि अगर आप लोगों को बच्चे केमिस्ट्री फिनोमिनल करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी केमिस्ट्री, तो होपफुली आप लोग ये वाली बैचेस को ज्वाइन करने से पहले क्लास 9th की केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के आए यार, प्लीज एक बार, ठीक है। ये चीज एक बार पढ़ के आना, बिकॉज पूरी की पूरी केमिस्ट्री 9th के बेस है। 9th उसका इतना बेस है कि अगर 9th वाली अच्छे से आती है तो ये 10th क्लास की केमिस्ट्री हल है। बाकी क्लासेस के अंदर आपको 9th का बेस जो होगा, जो मुझे लगेगा कि भाई ये मुझे बताना चाहिए बच्चों को, क्योंकि यही बेस है क्लास 10th के लिए, वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर, ठीक है ना, और पूरे अच्छे से समझाऊंगा। तो जो चिंता नहीं करनी है, पर जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए वो 9th वाला जरूर एक बार देख के आए। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पर यही देखेंगे कि रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कॉम्बिनेशन क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, वो सब हम इसके अंदर कवर करेंगे। और ये कितने मार्क्स कैरी करता है बच्चे? 6 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चे हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बहुत बहुत फेवरेट चैप्टर क्लास 10th का फेवरेट चैप्टर केमिस्ट्री का ये। क्यों भाई, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत बहुत ज्यादा कंपलसरी वो करना बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस, ठीक है। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। बहुत सारे बच्चों को मैं यही बोल रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को इतना टफ लगता है केमिस्ट्री के अंदर कि सर ये कैसे करना है, ये हमको अच्छे से हो नहीं पाया, हमें नेमिंग नहीं आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, श्योरिटी दे रहा हूं, अगर तुमने इसको ऐसे पढ़ा मेरे पास कि इसको पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ है, 100% गारंटी देता हूं कि 10th क्लास के अंदर इसका कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो आप कर लोगे, ठीक है ना। हाँ, बात वही है, देखना, बात समझना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले कहीं से पढ़ के आए हैं फिर वो वाली गलतियां यहाँ पे गलतियां घुसा रहे हो, फिर ब्लैंक होके आना भाई, ब्लैंक होके, कुछ भी नहीं आता हो फिर आना, फिर मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। क्योंकि देखो, जिसने पहले से सीखा होता है ना, वो क्या करता है ना, वो गलतियां ढूंढता है, वो ये नहीं करता, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं करता, वो अपनी इंप्रूवमेंट पे फोकस नहीं करता, वो किस पे फोकस करता है कि यार सर की गलती कहां निकालूं। अब वो सर की गलती नहीं निकलेगी, गलती वो तुम्हारी ही होगी, तुमने ही कहीं ना कहीं गलत किया होगा। पर यहां पर तुम ब्लैंक होके करोगे ना कि मतलब सर हमें कुछ नहीं आता, आप पढ़ा दो, वही हम करके जाएंगे। मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूं, तुम्हारे 90+ मार्क्स जो है वो मेरी श्योरिटी नहीं लानेंगे। अब बात रही सर 100 क्यों नहीं आ सकते, 100 आएंगे, वो तुम्हारी मेहनत से आएंगे, वो तुम्हें करने हैं,
जितना पढ़ाऊंगा जितना कराऊंगा उतना तो मैं करते जाना है, ठीक है। तो यहां पर केमिस्ट्री 2 का जो मतलब सेक्शन 2 का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होता है, वही चैप्टर यहां पर एक बार फिर से रिपीट होगा, थोड़ा डिटेल में होगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे मेटल्स को फाइंड आउट किया जाता है, क्या इंप्योरिटी होती है उसके अंदर, क्या ओर्स हैं, क्या मिनरल्स हैं, वो सब डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सो ये सिलेबस है आपका, तो यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है वो इसका 4th चैप्टर हो गया। 4th चैप्टर जो है ये सिर्फ 5 नंबर जो है वो कैरी करता है, और इसके अंदर आपको मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो सॉल्ट है। सॉल्ट वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मतलब देखो वही बात है कि अभी आपको क्या पता सॉल्ट क्या है, क्योंकि यहां तक तो आपके स्कूल वाले भी अभी तक पहुंचे नहीं होंगे। तो सॉल्ट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें से बन जाता है, आपको 1 से 2 सॉल्ट आपको एग्जाम में डायरेक्ट आते हुए दिखते हैं, ठीक है। चलो और सबसे बड़ी बात, अब जेके बोस ने अपना लेवल जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। क्या कारण? सर पहले जो कुछ क्वेश्चंस होते थे वो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते थे जो पहले कभी पीवाईक्यूज में आए हुए थे, अब ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं ना, अब जेके बोस क्या कर रहा है, अब जेके बोस अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना रहा है। क्या कर रहा है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना रहा है, ठीक है। हाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई सर 70-80% कॉम्पिटेंसी हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप मान के चलो कि 10% पेपर जो है ना आपका, 10 से 15% का पेपर जो है ना आपका, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनेगा। अगर आपको सच में डिटेल्स नहीं पता है ना टॉपिक्स की, तो आप ये क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे, मुझे पता है प्रॉब्लम आएगी बच्चों को, ठीक है ना। तो चलो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या चीज होती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब ये होता है अब ना नेचुरल जो आपके आगे पीछे चीजें हो रही हैं उसको एग्जाम्पल लेकर सीबीएसई या जेके बोस जो है इस बार क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है ना। अब सीबीएसई तो अब खैर पीछे से ही बना रहा था, पहले से ही बना रहा था, पर अब जेके बोर्ड भी थोड़ा थोड़ा उसको कॉपी करने लग गया है, और 10 से 15% तक वैसा पेपर बनने लग गया है। अब आगे आगे देखो बढ़ता ही जाएगा, ये परसेंटेज कम तो होगा नहीं, है ना। चलो भाई, अब आपको केमिस्ट्री जो है वो समझ आ गई होगी, केमिस्ट्री का मतलब समझ आ गया होगा कि केमिस्ट्री के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। 4 चैप्टर उसके बता दिए, 4 उसके बता दिए। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी जो है बच्चे वो 28 मार्क्स कैरी करती है, तो सबसे पहला जो चैप्टर बन जाता है दैट इज कॉल्ड बच्चे लाइफ प्रोसेस। लेंथिएस्ट चैप्टर है ये पूरी साइंस का, ठीक है ना। लेंथिएस्ट चैप्टर है ये पूरी साइंस का आपकी, ठीक है ना। इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। ये पूरी, और देखो लेंथी बेशक है बेशक लेंथी है, मैं ये नहीं बोलूंगा लेंथी नहीं है, पर मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चैप्टर है ना मेरे भाई, ये जो चैप्टर है ना, ये पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है ना। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। तुम आधे डॉक्टर बन जाओगे इसी को पढ़ के, ठीक है ना, कि तुम्हें समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट जो चैप्टर आ गया बच्चे वो आ गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये सर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बच्चे बॉडी के लिए, और ये हम पढ़ रहे हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के देखो पूरी, मैंने तुम्हें बोला ना पूरा पूरा ह्यूमन इसके अंदर डिस्कस होगा क्लास 10 के अंदर। बहुत मजेदार चैप्टर्स हैं, इतने आसान चैप्टर्स हैं कि मजा ही आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है ना। ओके, तो जैसे इसके अंदर थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में, नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, ब्रेन क्या चीज होती है, कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये सब हार्मोन्स क्या होते हैं, वो सब पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, चिंता नहीं करनी है। 6 नंबर का चैप्टर है, कोई टफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आ गया बच्चे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये चैप्टर वापस से वही रिप्रोडक्शन के ऊपर ये चैप्टर है, ठीक है। वापस किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। पहले सर ह्यूमन की बॉडी के बारे में पढ़ा, सेकंड वाले चैप्टर के अंदर हम उसके ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे कि एक जो स्पीशी है वो कैसे अपने आप को डुप्लीकेट करती है रिप्रोड्यूस करके, ठीक है। वो सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हर एक चीज जो भी आपके सिलेबस में है वो सारी की सारी डिटेल में डिस्कस होंगी क्लास के अंदर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आ गया बच्चे हेरिडिटी। ये पहले हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हुआ करता था, ठीक है ना। ये चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हुआ करता था, अब ये जो एवोल्यूशन का पार्ट है वो कैंसिल हो चुका है, अब सिर्फ हेरिडिटी बचा है। तो इसीलिए इस चैप्टर की जो वेटेज है बच्चे वो थोड़ी कम हो गई है। 3 नंबर का इसमें से सिर्फ 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। हेरिडिटी क्या होती है, अब देखो ये चीजें हमने पीछे पढ़ ली ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, बॉडी क्या है, ब्रेन क्या है, उसका कैसे काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या आती है, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, ये तो हो गया भाई ह्यूमन कैसे बना, ठीक है ना।
अब यहाँ पर हेरिडिटी का मतलब क्या है कि वो जो वो इंसान बना है एक्चुअली में उसके अंदर जो ट्रेड्स आई, वो उसकी जो खूबियां आई, वो कहाँ से आई, वो उसकी फैमिली से, फोर फादर से आई है ना। वो सब चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या चीज होती है, ठीक है। लेकिन हेरिडिटी भी यहाँ पर हमने जो पढ़नी है ना, वो ह्यूमंस के बारे में बहुत बहुत कम पढ़नी है, ठीक है ना। ज्यादा किसके बारे में पढ़नी है, प्लांट्स के बारे में पढ़नी है। प्लांट्स वाला टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई, देखो वो सारा खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई। फिर उसके बाद हमारा अवर इन्वायरमेंट, बहुत बहुत बेसिक चैप्टर। अवर इन्वायरमेंट तो आप 6वीं क्लास से पढ़ रहे हो यार, है ना, 5वीं क्लास से पढ़ रहे हो। तो ये वही है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हाउ डू एक्टिविटीज अफेक्ट इन द इन्वायरमेंट, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसे, वेस्ट जो है, वो जो हम इन्वायरमेंट के अंदर वेस्ट कैसे मैनेज करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मेरी बात जो है मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ आ चुकी है। सो 10th क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे स्कूल्स ने तो क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं कि उनके जो बैचेस हैं वो स्कूल में बैठ चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए मैं क्लास 10th को अच्छा करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कुछ लेकर आया था, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर देखो बात वही, मेरी बात समझना, अगर आप खुद को टॉपर मानते हो, अगर नहीं भी मानते हो, तो आपको अगर बनना है तो आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना है कि मुझे पढ़ाई रोज करनी, ठीक है। अपने टाइम टेबल के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी सब चीजें होती रहेंगी यार, मेरी बात समझो। अगर आप अपना कीमती टाइम निकाल के फालतू की चीजों को दे रहे हो, तो आपको फालतू का टाइम निकाल के कीमती चीजों में भी देना है। बात समझ रहे हो ना। तो ये डेली हैबिट जो है वो आपको बनानी है। सेकंड, आपको जो पढ़ाया जाए, बस इतनी मेरी बात का फोकस करना, आपको जो पढ़ाया जाए रात को सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज करके सोना है, क्योंकि वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और फिर लॉन्ग टाइम तक वो रिटेन रहती है हमारे दिमाग के अंदर। बात समझे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रिवाइज करना पड़ेगा आपको रेगुलर, एंड फोकस करो अपने वीक सब्जेक्ट्स पे। बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने देखा हुआ, आप लोगों ने भी ऐसा किया हुआ क्लास 9th में। जब भी मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब भी मैं देखता हूं कि बच्चों के ना कुछ सब्जेक्ट्स बड़े वीक होते हैं, लाइक बच्चों को हिंदी कमजोर है, हिंदी आती नहीं उनको, लिखना नहीं आती। इंग्लिश राइटिंग में कमजोर है बच्चे, है ना। उनको एसएसटी के क्वेश्चंस जो है वो लर्न नहीं होते हैं, कम होते हैं। साइंस में उनको लिखना कम आता है बहुत। ये सबकी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही बच्चे के साथ सभी प्रॉब्लम्स हैं, पर ऐसा होता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट बच्चे का वीक होता ही है। पर बच्चा क्या करता है, अपने स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट के ऊपर बैठ के पूरा पूरा दिन पढ़ता रहेगा, पर वीक वाले सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाएगा। यहां पर सबसे बड़ी वीकनेस हो जाती है। आपको फोकस करना है बच्चे अपने वीक सब्जेक्ट्स पे, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट बच्चे, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। ये आंसर राइटिंग आपको क्लासेस में करवाई जाएंगी। जो भी आपकी फैकल्टी यहां पर आएंगे, जो आपको इंग्लिश पढ़ाते होंगे, जो आपको हिंदी पढ़ाते होंगे, वो आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे। वो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हमको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सॉल्व प्रीवियस पेपर्स, ये क्लास में होगा, ये हमारी क्लास वर्क है, ये हमारा क्लास वर्क है, ये आपको यहाँ पर होगा। एंड आपके रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट भी होंगे, ठीक है ना। रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट भी होंगे, याद रखना, ठीक है। और स्टे कंसिस्टेंट। यहां पर वही बात हो गई फिर से कि अगर आपने अपना कीमती टाइम निकाल के फालतू चीजों में दिया है, तो आपको फालतू वाला टाइम निकाल के कीमती चीजों को देना होगा। तो कंसिस्टेंट आपको रहना होगा। ऐसा नहीं है कि मंडे को पढ़ा, मंडे को पढ़ लिया, ट्यूसडे को पढ़ लिया, वेडनेसडे को पढ़ लिया, फिर अगले वाले 3 दिन छुट्टी मार ली, छोड़ो यार अब 3 दिन तो पढ़ ही लिया। नहीं, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है मेरे भाई, रेगुलर पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद टेक शॉर्ट ब्रेक्स वाइल स्टडिंग। जब भी आप लंबे घंटों के लिए पढ़ते हो, अभी तो नहीं पढ़ोगे, पर आगे आगे जब आप लंबे घंटों के लिए पढ़ोगे, ज्यादा देर तक पढ़ोगे, तो आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने होते हैं, ठीक है। ये आपको बाद में डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। सो और साथ में सबसे बड़ी बात कि आपको जो नोट्स बनाने हैं ना, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल होने चाहिए, ताकि आपका मन करना चाहिए उन्हें पढ़ने का। किसी के लिए हमको नोट्स नहीं बनाने होते, नोट्स हमें अपने लिए बनाने हैं। पर हमारा ही मन नहीं कर रहा उस किताब को खोलने का, तो कैसी पढ़ाई करनी है उससे, ठीक है ना। तो हमारे जो नोट्स है वो ब्यूटीफुल होने चाहिए। डिफरेंट कलर्स यूज करो, डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स जो है वो यूज करो। अच्छे नोट्स बनाओ, सुंदर नोट्स बनाओ, ताकि आपको खुद भी उनको देखने का मन करे, दोबारा खोलने का मन करे कॉपी को, ठीक है ना। और यहां पर वही बोल रहा है कि जब भी आप क्वेश्चन के आंसर लिखोगे, तो आपको क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से कर लिया और क्वेश्चन की डिमांड कुछ और थी और आंसर हमने कुछ और लिख दिया। बात समझे। और अपने आप को कभी भी नेगेटिव मत बोलना, ठीक है ना। अपने आप को कभी भी नेगेटिव फील मत कराना कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, जो बच्चे हमारे साथ शुरू से लगे रहेंगे, आपके जो स्कूल में F1 होते हैं, फर्स्ट वाले जो एग्जाम होते हैं, उसी में आप इंप्रूव करने स्टार्ट कर दोगे, ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है। चलो भाई, होपफुली यहां तक आपको समझ आ गई होगी बात। एंड ये आपके लिए छोटा सा कोड था कि भाई जो सक्सेस होती है वो स्मॉल एफर्ट से आती है, छोटे छोटे स्टेप से आती है। एकदम से
15-20 घंटे पढ़ाई करने से वो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। 15-20 घंटे पढ़ने से एक दिन में आप पूरे 100 मार्क्स नहीं ला पाओगे। रोज आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करनी है, 4 घंटे पढ़ाई करनी है, रोज करनी है। वो जाकर सम होगा, सब कुछ एक साथ हो जाएगा, फिर आपको जाकर वहां पर उसकी सक्सेस मिलेगी। सो रिपीट करोगे डे में और डे आउट में, तब जाकर आपको बेनिफिट उसका मिलने वाला है बच्चे। ठीक है, चलो यही है। तो अभी जो आपको हम धीरे धीरे करेंगे आगे, उसके लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपका एक ही काम है बच्चे, आपको ये वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। ठीक है ना। अब मुझे पता है कि ये वीडियो आपको बैच के अंदर है, पर आपको बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को ये बताना है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, आप कहाँ से ये चीज पढ़ रहे हो, और वहां पर बच्चों को ये वीडियो की सजेशन दो। उनको बोलो कि ये वाला ऐप जो है सर का, वो डाउनलोड करो, एंड डाउनलोड करके डेमो वीडियोस जो है एटलीस्ट वो देखो। अगर उनको यहां पर कमिटमेंट आती है कि हाँ भाई हम कर लेंगे, तो ज्वाइन करो। ठीक है, तो ज्वाइन करो, और ताकि तुम्हारे भी फ्रेंड्स होंगे, एक सर्कल बनेगा तुम्हारा, तुम्हें भी समझ आएगा कि नहीं हमने भी वहां से पढ़ा, इन्होंने वहां से पढ़ा। पर एक्चुअली में बात यही होती है बच्चे, एक बात बताता हूं आपको, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी सेम सिखाया था, भीम को भी सेम सिखाया था, युधिष्ठिर को भी सेम सिखाया था, लेकिन जो विश्व का सबसे बड़ा धुरंधर बना वो कौन था, वो अर्जुन था। तो इसलिए कहने का मतलब यही है कि टीचर में गलती नहीं होती, टीचर वही होते हैं। उन्हीं सेम टीचर से पढ़ के बंदा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन रहा है, उन्हीं सेम टीचर से बंदा पढ़ के दुकान पे बैठ रहा है, उन्हीं सेम टीचर से पढ़ के बंदा एक रेडी पे काम कर रहा है। बात समझ रहे हो ना। तो टीचर्स का यहाँ पर रोल बहुत बड़ा रहेगा एक तो, एंड आपका भी उतना ही रोल रहेगा जितना आप उसके अंदर एफर्ट्स मारेंगे। श्योरिटी मेरी है कि अगर आपने एफर्ट्स मारे, अगर आप लॉयल थे अपनी गेम को लेकर, तो आप कर जाओगे, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। ठीक है, सो 2 अप्रैल से, दोबारा बता रहा हूं एक बार फिर से, 2 अप्रैल से 2026 को हम ये बैच जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास आपकी होगी। टाइम टेबल डिस्कस हो जाएगा, टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा जो भी होगा। ठीक है, और वो आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। सो मिलते हैं 2 तारीख को। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।